जय हिंद क्लास। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, तो हमने ये क्लास शुरू की थी। इसके बाद बीच में हमने जो टॉपिक छूट गया तो हमने कवर किया था। तो वैदिक संस्कृति का जो हम चालू करते हैं वैदिक संस्कृति से, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया। तो वैदिक संस्कृति का समय कब से बताया गया? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को 1500 से 600 ईसा पूर्व व उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व बांटा गया है। तो हमने ऋग वैदिक काल हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल बाकी था, तो उत्तर वैदिक काल से हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईस्वी, इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हम लोग ने देख चुके, हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व व उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में बांटा गया है। तो चलिए चालू करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय है। तो इसका समय भी याद रखिएगा, लेकिन पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल खंड का समय कितना है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका विस्तार कहां था? जैसे ऋग वैदिक काल का सप्त सैंधव प्रदेश में था, सप्त सैंधव में, ये मोस्टली पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ऋग वैदिक काल का था। और इसका जो उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र था वो मोस्टली कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में था। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र यूपी का क्षेत्र आ जाता है, कुरुक्षेत्र हरियाणा आ जाता है। तो कुरुक्षेत्र गंगा यमुना दोआब, जिसे हम ब्रह्म ऋषि देश कहते थे। तो ब्रह्म ऋषि देश किसको कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल को कहा जाता। और सब सैंधव प्रदेश को किसको कहा जाता था? ऋग वैदिक काल को कहा जाता था। हमने सब सैंधव प्रदेश में आपको पेप्सू भी समझाया, जो एक पॉलिटिकल सब टॉपिक था। तो पेप्सू भी यही बताया था, 1966 में इसका विवाद को हल किया गया था। इसके बाद जो इसके राज्य थे, जो इसमें मतलब कि उत्तर प्रदेश में बहुत राज्य हैं, लेकिन मेनली राज्य कौन कौन से? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, जहां इंडस्ट्रीज है, जहां से सरकार को मेन टैक्स जाता है, वही मेन शहर कहे जाते हैं। तो वैसे ही इसमें ब्रह्म ऋषि देश में या उत्तर वैदिक काल में राज्य तो बहुत थे, लेकिन जो मेनली इसके जो शहर थे वो कौन कौन से थे? इसमें कुरु एवं पांचाल इसके राज्य थे। तो यहाँ राज्य शब्द उसका अर्थ यहाँ शहर मानिएगा, तो कुरु एवं पांचाल इसके राज्य थे। और यहाँ आर्य और इन दोनों को कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता है। तो क्वेश्चन ये कहा जाता है कि आर्य संस्कृति की धुरी किसे कहते हैं? तो कुरु एवं पांचाल को कहते हैं। और ये किसके मेन राज्य हैं? उत्तर वैदिक काल के मेन राज्य हैं। तो उत्तर वैदिक काल के मेन राज्य कौन कौन से? कुरु और पंचाल। और इनको क्या कहा जाता है? आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता है। तो राज्य होंगे तो उनकी एक राजधानी भी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एमपी की राजधानी भोपाल, ऐसे हर जगह की अपनी अपनी राजधानी होती है। उसी प्रकार इनकी भी राजधानी होगी, तो राजधानी भी देख लेते हैं। तो कुरु की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जैसे ब्रिटिश इंडिया के समय जब भारत में ब्रिटिश इंडिया आए थे, तो उनकी राजधानी कलकत्ता थी। उसके बाद उन्होंने 1911-12 में दिल्ली में शिफ्ट की थी अपनी राजधानी। उसी प्रकार जो कुरु की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आसांदीवत। तो आसांदीवत किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? किस उत्तर वैदिक के समय किस राज्य की राजधानी आसांदीवत थी? तो कुरु राज्य की राजधानी आसांदीवत थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट का पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुरु की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आसांदीवत थी। जो नेट का क्वेश्चन होता है वो लगभग पीसीएस और आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या नेट के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम राजधानी और ना वाले क्वेश्चन ये मोस्टली पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुरु की प्रारंभिक राजधानी आसांदीवत। इसके बाद इसकी राजधानी कौन सी बनाएगी? इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। और इसके बाद हस्तिनापुर। तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? बाद में कुरु की राजधानी थी। तो कुरु की प्रारंभिक राजधानी आसांदीवत। इसके बाद में आसांदीवत के बाद में जो इसको शिफ्ट की गई इंद्रप्रस्थ व हस्तिनापुर थी। इसके बाद पांचाल की राजधानी। तो पांचाल की राजधानी क्या थी? कांपिल्य। ये सब अभी आगे फिर आएंगे। कांपिल्य राज्य, जब हम बौद्ध धर्म चालू करेंगे, बौद्ध और जैन, तो उस धर्म में इन सब का नाम फिर आएगा, कांपिल्य वगैरह का। तो पांचाल की राजधानी क्या थी? कांपिल्य थी। और धीमे धीमे जब इसका क्षेत्र बढ़ने लगा, तो ये जब
उत्तर वैदिक काल अपने अंत की ओर आया, अपने 600 ईसा पूर्व के लगभग आया, तो ये बिहार की सीमा तक को छूने लगा था, बिहार तक का इसका एंट्री हो चुकी थी। तो ये भी एक पॉइंट है, याद करिएगा, पेपर पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते कौन से राज्य तक सीमा लगने लगी थी, उसकी बिहार तक सीमा लगने लगी थी। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कुरु किन किन शहरों को मिलकर बना है, तो कुरु किन किन शहरों को मिलकर बना है? पुरु प्लस भरत नामक शहर से कौन बना? कुरु बने। तो कुरु पुरु, तो कुरु से सीधे याद कर लीजिए पुरु और प्लस भरत, तो पुरु प्लस भरत इक्वल टू कुरु, तो पुरु प्लस भरत इक्वल टू कुरु, तो पुरु शहर प्लस भरत शहर किसको बना है? पुरु राज्य को बनाता है। इसी प्रकार पंचाल किसको बनाता है? तुर्वस प्लस क्रीवी नामक शहर को मिलाकर कौन बनता है? पंचाल। तो तुर्वस प्लस क्रीवी इक्वल टू पांचाल, तुर्वस प्लस क्रीवी इक्वल टू पांचाल, या पांचाल इक्वल टू तुर्वस प्लस क्रीवी, और कुरु इक्वल टू पुरु प्लस भरत, या पुरु प्लस भरत इक्वल टू कुरु। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि कुरु राज्य किन शहरों से मिलकर बना है? तो पुरु प्लस भरत से मिलकर बना है। या पांचाल किस शहरों से मिलकर बना है? तुर्वस व क्रीवी से मिलकर बना है। या क्वेश्चन इस प्रकार पूछे पुरु प्लस भरत मिलकर कौन सा राज्य बनाता है? कुरु बनाता है। और तुर्वस प्लस क्रीवी कौन सा राज्य बनाता है? तो पांचाल राज्य बनाता है। तो उत्तर वैदिक काल के जो पॉइंट बाकी वो हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, जो हमारे उत्तर वैदिक काल में जो पॉइंट बचे वो देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में राजा, तो राजा को विस द्वारा राजा का चुनाव होता था, जो विस समिति थी उसके द्वारा या विस पद्धति द्वारा राजा का चुनाव होता था। तो उत्तर वैदिक काल राजा का चुनाव किस प्रकार होता था? विस द्वारा होता था, विस द्वारा होता था। तो पहली बार होता है कि जब से इतिहास लेखन की शुरुआत मिलती है तब से अब तक उत्तर वैदिक काल में पहली बार राजा को उपाधि लेते हुए देखा जाता है। तो राजा उपाधि कैसे लेते हैं? राजा धीराज सम्राट आदि की उपाधि राजा लेना शुरू करते हैं। जो बड़ी उपाधि थी वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था नेट में एक बार कि कौन से कालखंड में राजा अपनी बड़ी उपाधि लेते हैं? बड़ी उपाधि मतलब महाराजा धीराज, राजा धीराज, सम्राट आदि जो इस प्रकार की बड़ी उपाधि होती है, तो वो किस कालखंड में लेते हैं? तो उसमें उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और 2-3 ऑप्शन थे, उसमें थे जो हमारा उत्तर वैदिक काल था उसमें राजा बड़ी उपाधि लेते थे, या राजा धीराज सम्राट आदि इस प्रकार की उपाधि किसमें लेते थे? उत्तर वैदिक काल में लेते थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए, कौन से काल खंड से राजा बड़ी उपाधि लेने लगे थे? तो या पहली बार उपाधि लेने लगे थे तो उत्तर वैदिक काल से लेने लगे थे। इसके बाद देख लेते हैं जो 4 प्रमुख इनके वो थे क्षेत्र आए थे, तो उसके राजा कौन कौन थे? तो पहला विदेह, तो विदेह के राजा कौन थे? जनक। तो विदेह के राजा जनक थे। तो विदेह के राजा कौन? जनक। उसके बाद केकय, तो केकय के राजा कौन थे? अश्वपति थे। तो केकय के राजा कौन है? अश्वपति। इसके बाद काशी के अजात शत्रु, जो हमारा काशी आज का बनारस है, उसके राजा कौन थे? अजात शत्रु। उसके बाद पांचाल, तो पांचाल के कौन थे? जबाली। तो पांचाल के कौन थे? जबाली। काशी कौन थे? अजात शत्रु। पांचाल कौन थे? जबाली। और विदेह के जनक, केकय के अश्वपति इसके राजा थे। तो कौन सा राज्य, उसके राजा कौन थे? ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग आता है। तो विदेह के राजा कौन थे? जनक थे। केकय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु, या पांचाल के राजा जबाली थे। तो पांचाल के राजा कौन थे? जबाली, काशी के अजात शत्रु, विदेह के जनक व केकय के अश्वपति। और पहली बार राजा की उपाधि या बड़े जो राजा की उपाधि होती है वो किस कालखंड में देखने को मिलती है? उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। और राजा का चुनाव यहाँ किस प्रकार होता था? विस द्वारा राजा का चुनाव होता था। इसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि राजा का राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हुई। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से कालखंड में राजा के राज्याभिषेक की परंपरा शुरू होती है? तो भी उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत होती है। तो राज्याभिषेक की परंपरा, राजा के राज्याभिषेक की परंपरा किस कालखंड में शुरू होती है? तो उत्तर वैदिक कालखंड में शुरू होती है। तो राजा के राज्याभिषेक की परंपरा कब से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई है। इसके बाद कर प्रणाली, जैसे ऋग वैदिक काल में हमने देखा था बलि कर होता था, वो कई लोग देते कई लोग नहीं देते, लेकिन इसमें जो उत्तर वैदिक काल जब आया तो इसमें कर को निर्धारित कर दिया गया, मतलब कि नियमित रूप से कर लेने ही लगे। तो नियमित रूप से कर प्रणाली विकसित किस समय हुई है?
तो उत्तर वैदिक काल से हुई। नियमित रूप से कल प्रणाली कब से शुरू होती है? उत्तर वैदिक काल से होती है। नियमित कल प्रणाली कब से शुरू होती है? उत्तर वैदिक काल से होती है। और बलिकल, इसमें जो मेन करता बलिकल, ये ऋग्वैदिक काल में लिया जाता, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलिकल नियमित रूप से लिया जाने लगा। तो बलिकल कैसे लिया जाने लगा? नियमित रूप से लिया जाने लगा। राजा को आय का कुल 16 भाग मिलता था। जितनी आय होती तो उसका जितना भी 16 भाग होता तो वो राजा को आय के रूप में दिया जाता था बलिकल से। तो बलिकल से राजा को आय का 16 भाग मिलता था। और ये बलिकल नियमित कर था, और ये ऋग्वैदिक काल में नियमित कर नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि बलिकल किस कालखंड में नियमित रूप से और सुचारू रूप से शुरू हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। तो कल प्रणाली में कौन सा नियमित कल प्रणाली विकसित हुई? बलिकल शुरू हुआ। बलिकल नियमित रूप से लेना शुरू किया गया, ऋग्वैदिक काल नियमित रूप से नहीं किया। और बलिकल से राजा को आय का 16 भाग मिलता था, जो उसकी आय का स्रोत था उसका कर से ही प्राप्त होता था। इसके बाद इनके जो उच्च अधिकारी होते थे, राजा के जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनको रत्नी कहा जाता है। जैसे आज के जो केंद्र सरकार होती है उसके राजा जो होता है पीएम होता है, और उसके जो अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो कैबिनेट में जो 5 लोग मेन होते हैं, उसी प्रकार इस टाइम के अधिकारी जो होते हैं तो उनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। और जैसे आज के 5 होते हैं, उसी प्रकार उस समय 12 थे। उत्तर वैदिक काल कितने थे? 12 प्रमुख थे। और उच्च अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। जैसे राजा के अंदर जो अधिकारी आते तो उनको किस रूप में? क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा के समकालीन अधिकारी होते थे, राजा के समक्ष अधिकारी होते थे, उनको किस नाम से जाना जाता? तो उत्तराधिकारी को, अधिकारियों को किस नाम, उच्च अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो रत्नी के नाम से उनको जाना जाता था। और इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 12 थी। और इसमें सबसे प्रमुख कौन था? पुरोहित। जैसे भारत को आप देखें तो भारत में सबसे प्रमुख किसका पद होता है? पीएम का। देखिए, राष्ट्रपति तो प्रमुख होता ही है, लेकिन सबसे प्रमुख तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम बनाने राष्ट्रपति पद पे, या राष्ट्रपति जो बनता है वो किसके द्वारा बनाया जाता? पीएम के द्वारा ही राष्ट्रपति बनाया जाता। पीएम जो जिसका निर्णय कर लेता है कि ये राष्ट्रपति बनेगा, उसको पीएम बना दिया जाता। भारत का मत है। और पीएम का सबसे खास कौन होता है आज के समय में? गृह मंत्री। गृह मंत्रालय जो होता है वो पीएम के बाद माना जाता है। उसी प्रकार जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे या ऋग्वैदिक काल में आएंगे तो राजा के बाद सबसे प्रमुख किसे माना गया? पुरोहित को माना गया है। जो राजा के बाद सबसे ज्यादा बात किसकी सुनी जाती थी? वो पुरोहित की थी। जैसे आज पीएम के बाद सबसे ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है? गृह मंत्रालय की सुनी जाती है। तो उच्च अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। तो आज के समय उच्च अधिकारियों क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इनकी संख्या आज के समय 5 है। तो पहले कितनी थी? 12 थी। और प्रमुख पुरोहित होता था। उस आज के समय कौन है पीएम के बाद? गृह मंत्री है। इसके बाद राजसूय यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में मेनली 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, लेकिन 3 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। तो राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। जो राजसूय यज्ञ होता था राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। तो क्वेश्चन ये पूछे कि राज्य के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ होता था। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक होता था। जो राजा की शक्ति का प्रतीक होता था वो अश्वमेध यज्ञ होता था। इसको राम जी ने भी किया है, इसको युधिष्ठिर ने भी किया है। तो अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर द्वारा भी किया गया है, राजा राम भगवान के द्वारा भी किया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक होता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ, इस वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी। तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? रथों की दौड़ होती थी और पृथ्वी माता की पूजा होती थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? रथों की दौड़ होती थी और पृथ्वी माता की पूजा होती थी। इसके बाद होता है अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ में सोम रस होता था। एक और होता था पुरुषमेध यज्ञ, इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। और सूर्य यज्ञ, इसमें शिव की पूजा होती थी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यही 3 पूछे जाते हैं पेपर में। तो यही 3 याद रखिएगा। तो कौन कौन से पूछे जाते हैं? राजसूय यज्ञ में क्या होता है? राज्य के अभिषेक के लिए होती है। राज्य का राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ ये होता था कि कोई राजा जैसे अपना घोड़ा छोड़ देता था, घोड़े की पूजा करके एक सबसे बेहतरीन जो घोड़े होते तो उसमें भी सबसे बेहतरीन घोड़े की पूजा हो जा करके उसको एक डायरेक्शन में छोड़ दिया जाता था।
और जो जिस राज से होकर गुजर जाता था, अगर उस राज उस घोड़े को ना रोके, उस अश्व को ना रोके, तो राज जो पूजा करता था राजा, मतलब जो घोड़ा छोड़ता था, अश्व छोड़ता जो राजा, उसके अधीन मान लिया जाता था। अगर कोई राज्य उस अश्व को रोक लेता था तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा और उस जो रोकने वाला राजा, तो उन सामने के युद्ध होता था कि हम ज्यादा शक्तिशाली, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो अश्वमेध यज्ञ आपको समझ में आएगा कि दो राजा अपनी शक्ति का प्रतीक दिखाता कि जो हमसे कमजोर है वो हमारी इस घोड़े को रोक के ना रोके, हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, जिस राज से निकलेगा, और जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली समझता है वो इस घोड़े को रोके, और फिर हम दोनों आमने सामने युद्ध करेंगे। उसके बाद जो जीतेगा उसका प्रतीक माना जाता है, तो वो ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथों की दौड़ होती थी। इस यज्ञ के करवाने का मेन मकसद होता था रथों की दौड़, और पृथ्वी माता की पूजा किसमें होती थी? अब वाजपेयी यज्ञ में होती थी। और इसके बाद एक और है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष इसमें पुरुष आए तो पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। और अग्नियोष्टम, अग्नि से समझ में आएगा, अग्नियोष्टम यज्ञ, इसमें सोमरस की होती थी पूजा। और इसके बाद शूल वस्त्र यज्ञ, इसमें शिव जी की रुद्र को या शिव को खुश करने के लिए इस यज्ञ का होता था। तो चलिए तीन और लिखे देते, तीन जल्दी जल्दी कौन कौन से होते थे। तो चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे तीन यज्ञ बाकी रह गए तो उनके बारे में जान लेते हैं। अग्निहोष्टम यज्ञ, इसमें जो अग्निहोष्टम यज्ञ होता था, इसमें सोम को पीसा जाता था, मेनली इसका कार्य यही था, सोम को पीसा जाता था। और अग्निहोष्टम में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। जो अग्नि को पशु बलि दी जाती, कौन से यज्ञ में दी जाती है? अग्नि को पशु बलि अग्निहोष्टम में दी जाएगी। इससे सीधे याद हो जाएगा अग्निहोष्टम, तो अग्नि को बलि अग्निहोष्टम में दी जाती, तो अग्निहोष्टम यज्ञ सोम को पीसा जाता था। इसके बाद पुरुष मेघ यज्ञ, इसमें पुरुष आए तो पुरुषों को बलि किसमें दी जाती थी? पुरुष मेघ यज्ञ में दी जाती थी, तो पुरुषों को बलि पुरुष मेघ यज्ञ। इसके बाद शूल गव्य यज्ञ, तो शूल गव्य यज्ञ में जो रुद्र थे, हमारे रुद्र या शिव जी भगवान भोले, उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था। और क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको सर्वप्रथम किसने किया था? तो अश्वत्थामा, तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र थे ये, अश्वत्थामा ने इसको किया था। महाभारत अगर आपने देखी होगी तो अश्वत्थामा के बारे में आप जानते होंगे। तो शूल गव्य यज्ञ रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और सर्वप्रथम इसको अश्वत्थामा के द्वारा किया जाता था। तो राजयुग राज्य का राज्याभिषेक के लिए अश्वमेध यज्ञ, राजा के शक्ति प्रतीक के लिए वाजपेयी यज्ञ, रथों की दौड़ और पृथ्वी माता की पूजा होती थी। अग्निहोष्टम यज्ञ सोमरस पीछा जाता तो अग्नि को पशु बलि दी जाती, पुरुष मेघ यज्ञ पुरुषों को बलि दी जाती, शूल गव्य रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, और सर्वप्रथम अश्वत्थामा ने किया था। तो चलिए हम आज की क्लास यही उत्तर वैदिक काल में खत्म करते हैं। इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी उत्तर वैदिक काल, हम कल कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारी सामाजिक स्थिति जो उत्तर वैदिक काल की वो हमें देखनी है। तो आपको कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन जो रह गया हो उसमें पूछने के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका समस्या का समाधान होगा। और बाकी कल की मतलब बाकी जो क्लास होती है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। आज के लिए जय हिंद।